हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। पड़ोसी देश नेपाल में पिछले एक दशक के दौरान चीनी संस्थाओं का जाल जिस तरह से फैला है वह सचमुच चिंताजनक है। अब तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में रहे नेपाल को लेकर चीन की यह सोची समझी चाल है जिसके जरिए वह नेपाली युवाओं को गुमराह कर उनमें भारत विरोध का जहर भर रहा है। नेपाल में कुरकुर की तरह से उग आई चीनी संस्थाएं नेपालियों को चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करने में जुटी है। इनमें कई तो नेपाल में चीनी भाषा मुफ्त में सिखा रही है। इतना ही नहीं, कई संस्थाएं तो कन्फ्यूशियस धर्म का नेपाल में प्रचार करने में जुटी है। जाहिर है इस कवायद से नेपाल पर चीन का असर बढ़ेगा, क्योंकि भाषा ही अपने साथ जीवन शैली, खान पान और पर्व त्योहार लेकर आती है। पैरा सदियों से हिंदी बोलने में खुशी महसूस करने वाले नेपाली अब चीनी भाषा सीख रहे हैं, तो इसके पीछे चीन की छिपा एजेंडा भी आसानी से समझा जा सकता है। भारत के साथ नेपाल के मजबूत रिश्तों की बड़ी वजह उससे व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ सांस्कृतिक साम्यता भी है। लेकिन सीमा विवाद में भारत के सख्त रवैये से बौखलाया चीन अब पड़ोसी देश नेपाल को शह देकर उसे भारत विरोधी बनाने में जुटा है। चीन की इस शह का ही नतीजा है कि कभी नेपाल नक्शा विवाद तो कभी भगवान राम की जन्मभूमि नेपाल में बताकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है। नेपाली समाज व जीवन शैली पर भारत से मिलते जुलते सांस्कृतिक परिवेश पर भी चोट करने में चीन सफल होता है, तो धीरे धीरे वह अपने कारोबारी फायदे की ओर भी कदम उठाने का प्रयास करेगा ही। चीन का यह कदम नेपाल की सांस्कृतिक संपदा के लिए खतरा तो है ही, भारत को अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें उन कारणों की तह में भी जानना होगा जिनके कारण नेपाल चीन की गोदी में बैठ रहा है। इनकी तलाश कर समाधान भी तलाशना होगा। यह मान लेना कि काफ़ी नहीं है कि नेपाल से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हैं। रिश्तों की डोर और मजबूत करने के जतन करने होंगे। सवाल सिर्फ भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर मंडरा रहे खतरे का ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों के लिए नया खतरा नहीं बन जाए। डर यह भी है कि भारत नेपाल सीमा पर पनप रही ये चीनी संस्थाएं कहीं खुफिया गतिविधियों में सक्रिय होकर भारत को सैन्य मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने में न जुट जाए। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक की परिणति जिस रूप में हुई वह भले ही कईयों को चकित कर गई हो, लेकिन इसमें नया कुछ भी नहीं था जिसे आश्चर्यजनक माना जाए। आज भी
गांधी परिवार के नेतृत्व बगैर कांग्रेसियों को कांग्रेस स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखी वे भी यह लिखना नहीं भूले कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी के सामूहिक नेतृत्व का अभिन्न अंग सदा बने रहेंगे। इसलिए गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। छद्म अध्यक्ष या सिर्फ पद पर बिठाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। मौजूदा परिदृश्य में इस पर भी सहमति संभव नहीं हो सकी और पार्टी दो फाड़ होती नजर आई। पार्टी को इससे उबरने में अभी काफी वक्त लगेगा। इन सब के बावजूद सोमवार को CWC की बैठक में जो कुछ हुआ वह वर्षों से चली आ रही परिपाटी से कई मायनों में अलग था। मतभेद ऐसे उभरे कि छिपाए नहीं छिप सके। इन मतभेदों को मिटाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी होगी। गौर करने लायक बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है जब मतभेद इस स्तर पर खुलकर सामने आए और परिवार के सभी सदस्यों को हाशिए पर देखा गया, वह भी अलग अलग। राहुल गांधी इस बार अपनी बहन और मां से अलग राय व्यक्त करते दिखे। प्रियंका और राहुल के विचारों में भी भिन्नता दिखाई दी। परिवार के बीच टूटता सामंजस्य पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसे इस उम्मीद में ज्यादा तूल नहीं दिया गया था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में आए संकट के दौरान और इससे पहले मध्य प्रदेश में हुए सियासी उलटफेर में यह साफ झलक चुका है। दोनों ही मौकों पर ऐसा लगता है जैसे हाई कमान ने सभ्य को इन विवादों को सुलझाने से दूर रखा हो। मुख्यमंत्रियों को घरेलू राजनीतिक संकट से उबरने के लिए अकेले ही छोड़ दिया गया। दिन भर चले ड्रामे का पटाक्षेप हुआ और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले सत्र तक के लिए पद पर बने रहने के लिए सहमत हो गई। संभवतः फिलहाल के लिए यही सर्वाधिक समुचित समाधान था, लेकिन सब जानते हैं कि यह पुराने हो चुके घाव की मरहम पट्टी करने से कुछ अधिक नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि वे चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं से नाराज नहीं है और राहुल ने भी उन्हें बीजेपी से प्रेरित बताने वाले अपने बयान का खंडन किया, लेकिन जाहिर था कि परिवार को ठेस तो पहुंची है। चूंकि यह पार्टी के भीतर ही उठा मतभेद था, इसलिए इसे अनुकूल तरीके से हल भी कर लिया गया। हालांकि इसे निश्चित काल के लिए टालना भी संभव नहीं लगता, क्योंकि सोनिया गांधी की पकड़ कमजोर नेताओं पर जितनी अधिक होगी, बगावती नेताओं की बेचैनी बढ़ेगी। पैरा ज्यादातर राजनीतिक टिप्पणीकार इसे कांग्रेस में पीढ़ियों का टकराव बता रहे हैं, लेकिन गौरतलब है कि चिट्ठी लिखने वाले 23 कांग्रेसी नेता दोनों ही पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समस्या की जड़ संगठन के कुप्रबंधन को बता रहे हैं। लगातार चुनावी पराजय के बाद पार्टी दिग्भ्रमित और असमंजस में दिखाई देती है, जैसे उसे यह नहीं सूझ पा रहा हो कि जनता के सामने क्या एजेंडा
लेकर उतरें। इसे मार्केटिंग के जरिए समझने की ज़रूरत है। एक ब्रांड को बाजार में बने रहने के लिए सभ्य से 3 सवाल करने होते हैं। मैं कौन हूँ? मैं ही क्यों? मेरे पास क्या वस्तु या क्या सेवा उपलब्ध है? या यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है? पैरा स्टॉप।